नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में और मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, हमने अभी तक पिछले दिनों अभी तक टोटल लगभग 11 क्लास हमने कंप्लीट कर ली है, जिसमें कि हमने संविधान से रिलेटेड बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि भाग 1 हमने पढ़कर कंप्लीट कर लिया है। भारतीय संविधान का इतिहास, संविधान सभा का गठन और जो भी सारी चीज़ें हैं, कब लागू किया गया, किस तरीके से लागू किया गया, सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ चुके हैं। राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ क्या रहे हैं, सिटीजनशिप। आज की जो क्लास हमारी होने वाली है उसमें हम लोग सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि जिसको कि भाग 2 कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के अंदर जो है आता है। साथियों, नागरिकता का अर्थ इसमें हम लोग ऐसे समझेंगे कि नागरिक होता क्या है। इस क्लास में जो हम लोग समझने वाले हैं, नागरिक कहते किसे हैं, जो कि आपके एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि नागरिक क्या होता है, किसे नागरिक कहते हैं। लेकिन अगर आप एक बार ट्राई करिए इसका आंसर देने का, आपको मतलब थोड़ी सी डिफिकल्टी जरूर होगी और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे आंसर होंगे, सबके अलग अलग अपने आंसर होंगे। उन सारी चीज़ों के बारे में आप डिस्कस करेंगे। और साथ ही ये जो क्लास है ये आपके सभी एग्जामिनेशन, जो कि आपके यूपीएसआई हो गया, यूपीपी हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यूपी पेट हो गया और रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, सभी के लिए सफिशियंट है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको सारे परीक्षा की तैयारियों का एक जगह से, एक तरीके से ये पूरा फाउंडेशन बैच है, पहले ही लिखा हुआ है। फाउंडेशन का अर्थ होता है ये सभी के लिए है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करते हैं नागरिकता की, सिटीजनशिप की, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक यहाँ पर की गई है। यानी कि उसमें इसकी बात की गई है अनुच्छेद 11 से लेके 5 से लेके 11 तक। साथियों, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि नागरिक और विदेशी दो शब्द हैं। एक तो यहाँ पर नागरिक होता है और दूसरा यहाँ पर होता है विदेशी। यानी कि किसको हम लोग नागरिक कहते हैं, किसको हम लोग विदेशी कहते हैं, इसकी बात करें तो साथियों, सबसे पहले नागरिक का अर्थ होता है कि भारत राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और राज्य के प्रति इनकी पूर्ण निष्ठा होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, हमारे लिए देश सबसे मतलब आगे है, हम देश के लिए जान दे भी सकते हैं और देश के लिए जान ले भी सकते हैं। तो ये हमारी निष्ठा है भारत देश के प्रति, इसलिए हम भारत के नागरिक हैं। अच्छा, क्या कोई हम ये कहने जाएंगे कि हम अमेरिका के लिए जो है ये करेंगे, अमेरिका के लिए किसी से लड़ेंगे, ऐसा तो हम नहीं कहने जाएंगे। अमेरिका का अगर कोई नागरिक है तो वो तो ये नहीं कहेगा कि हम भारत के लिए जो है जान दे देंगे या फिर भारत के लिए किसी की जान ले लेंगे। तो वो किसके लिए कहेगा, अपने देश के लिए कहेगा। यानी कि जो भी व्यक्ति जिस देश का नागरिक होगा उस व्यक्ति के अंदर उस देश के प्रति निष्ठा होगी। तो नागरिक का अर्थ है कि राज्य के पूर्ण सदस्य होगा वो। और राज्य का अर्थ यहाँ पर साथियों देश से आता है। मैं पहले ही आपको बता दूं, जहां जहां हम लोग राज्य का यहाँ पर यूज करेंगे, स्टेट को छोड़कर, स्टेट और राज्य को, मतलब कि जैसे भारत के अंदर जो स्टेट है 28, उन सभी को छोड़कर स्टेट का अर्थ होता है या फिर राज्य का अर्थ होता है, देश का यहाँ पर अर्थ जो है वो लिया जाएगा। ठीक है, तो उस राज्य के प्रति इनकी पूर्ण निष्ठा होती है। यानी कि जो नागरिक होगा वो उस राज्य के लिए निष्ठावान होगा तथा इन्हें सभी सिविल एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। सिविल और जो राजनीतिक अधिकार हैं वो उसको प्राप्त होते हैं। यानी कि जैसे उसकी देश के प्रति निष्ठा है कि वो कुछ भी कर सकता है देश के लिए, देश हित में, उसी तरीके से देश भी उसको संरक्षण प्रदान करता है, उसको सभी प्रकार के जो उसके मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करता है, उनको प्रदान करता है। उसके जो सिविल अधिकार हैं उनको देता है, उसके जो राजनीतिक अधिकार हैं उनको यहाँ पर देता है। तो इसी तरीके से साथियों एक नागरिक कहलाता है। यानी कि नागरिक का आई होप अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि नागरिक किसे कहते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो एक नागरिक वही होता है, यानी कि नागरिक उसी को कहते हैं जो उस राज्य के प्रति निष्ठावान हो और
वह राज्य भी उसके अधिकारों का संरक्षण करे। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर नागरिक कहेंगे। इसके बाद साथियों विदेशी, विदेशी किसको कहते हैं? तो किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, इसलिए इन्हें सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इनकी दो श्रेणियां होती हैं, एक तो विदेशी मित्र और एक होते हैं विदेशी शत्रु। देखिए, जो नागरिक हैं विदेश मतलब वो तो नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं। एक विदेशी शब्द होता है, विदेशी का अर्थ होता है कि वो उस देश का नागरिक नहीं है। जैसे अमेरिका के लोगों के लिए हम लोग विदेशी हैं, पाकिस्तान के लिए हम विदेशी हैं, नेपाल के लिए हम विदेशी हैं, बांग्लादेश के लिए हम विदेशी हैं। लेकिन हमारे लिए उसी तरीके से जो अन्य देश नेपाल के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं, ये हमारे लिए विदेशी हैं। लेकिन विदेशी में भी दो प्रकार के विदेशी हैं। एक तो मित्र राष्ट्र, मित्र विदेशी, यानी कि जैसे रसिया हो गया। जब भी मित्रता की बात आती है साथियों, तो सबसे पहले हम लोग रसिया का ही नाम लेते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा मित्र राष्ट्र है वो रसिया है। तो जो रसिया के लोग हैं वो हमारे विदेशी मित्र हैं। लेकिन इस नल्ले पाकिस्तान की बात करें तो ये तो शत्रु हैं सब, तो ये विदेशी शत्रु के श्रेणी में आते हैं। तो यानी कि जो विदेशी होगा वो अन्य राज्य का नागरिक होगा, साथ में अगर वो हमारे देश में आएगा तो उसको किसी भी मतलब जो सभी नागरिक अधिकार हैं या फिर राजनीतिक अधिकार हैं वो उसको प्राप्त नहीं होंगे, यानी कि सभी उसको नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, जैसे कि और उसको राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त नहीं होंगे, यानी कि वो हमारे यहाँ आकर इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, वो हमारे यहाँ आकर वोट नहीं दे सकता है, वो हमारे देश के मुद्दों पर बात नहीं कर सकता है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये विदेशियों के पास अधिकार नहीं होता है। वहीं अगर कोई नागरिक होगा तो वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पर कर सकेगा। तो इसमें दो शब्द होते हैं, विदेशी मित्र वाला और एक होता है विदेशी शत्रु वाला। तो आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु क्या होता है। तो विदेशी मित्र वे हैं जिन्हें भारत सकारात्मक संबंध है, यानी कि भारत के साथ अच्छे संबंध है। अब विदेशी शत्रु वे हैं जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा है, जैसे कि चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, और इन्हें कम अधिकार मिलते हैं। ये गिरफ्तारी व नजरबंदी के विरुद्ध संरक्षण से वंचित रहते हैं, यानी कि कोनो पाकिस्तानी अगर आइए आपके पास आपको मिल गया और मान लीजिए कि उसका मकसद भारत में कुछ बुरा करना है, तो आप क्या करेंगे उसके साथ? आपको पता ही है, पकड़ के कूट देंगे, बल्ली बराबर निपटी जाएगा वो। तो वही है कि इनको जो है वो अधिकार नहीं मिलते हैं भारत के अंदर। अगर वही कोई भारत का नागरिक है और देश हित में नहीं, लेकिन अगर कोई छोटा बड़ा जुर्म किया है तो उसको ये अधिकार है कि वो अपने लिए वकील रख सकता है। जनता मतलब कोर्ट में, वो एक कोर्ट में अगर फैसला आया तो उसके ऊपर जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो उस नागरिक को यहाँ पर प्राप्त होंगी। अब साथियों यहाँ पर बात करें कि केवल नागरिकों को जो प्राप्त अधिकार हैं वो क्या क्या हैं, जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को यहाँ पर स्पेशल राइट्स प्राप्त हैं, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहले यहाँ पर अनुच्छेद 15, आगे चलकर इसको पढ़ेंगे तब आपको और विस्तार से बताएंगे, जिसमें कि यह कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, मूल, वंश, जाति, इन सारे चीजों पर, उसके जन्म स्थान पर के आधार पर उसके साथ मतभेद या फिर उसका जो है भेद जो है वो नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति कहाँ वो पैदा हुआ है, किस जाति का है, किस धर्म का है, क्या उसकी सिचुएशन है, इसके ऊपर जो है हम उसके साथ किसी भी प्रकार का भेद जो है वो देश नहीं करेगा। सबको देश एक समान मानेगा, सबके पास एक समान अधिकार होंगे। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन, यानी कि कोई भी सार्वजनिक रोजगार है, सरकारी रोजगार है, तो उसमें भारत के जितने भी नागरिक हैं सबको समान अवसर मिलेगा, सबको समान अधिकार मिलेगा उसमें पार्टिसिपेट करने का, और जो उस नौकरी की योग्यता को पूर्ण करता होगा वो उसको प्राप्त कर सकता है, अगर वो योग्य है तो ये प्राप्त है। अनुच्छेद 19 में साथियों बात की गई है वाक्य की स्वतंत्रता, यानी कि अपनी बातों को कहने की स्वतंत्रता दी गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की यानी कि यूनियन बनाने की जो है वो यहाँ पर स्वतंत्रता है, संचरण करने की यानी कि आपको पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता है, साथ में निवास और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, यानी कि आप जहां चाहे वहां जाकर निवास कर सकते हैं भारत के किसी भी राज्य के अंदर। आप कहीं पर भी जाकर कुछ भी भारत के किसी भी राज्य के अंदर जाकर आप वहां पर
रोजगार खोज सकते हैं, वहां पर जो है वो आप क्या कहते हैं कि व्यवसाय अपना कर सकते हैं। आपने बहुत देखा होगा कि यूपी के लोग जो है वो बिहार में जाकर काम कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है। बहुत सारे बिहार के लोग हैं, बंगाल में, यहाँ पर वेस्ट बंगाल में जाकर काम कर रहे हैं, गुजरात में जाकर काम कर रहे हैं। तो ये सब जो है वो नागरिकों को प्राप्त यहाँ पर अधिकार है। साथियों, ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना डिटेल में, जब अनुच्छेद ये, तो आप विश्वास मानिए ये आपको उसी क्लास में याद हो जाएगा। इस तरीके से मैं वहां पर इसको अरेंज करके आपके सामने रखूंगा, ठीक है। अब साथियों आगे बात करें अनुच्छेद 29 और 30 की, तो इसमें आपको दी गई है कि स्वास्थ्य, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसमें अल्पसंख्यकों की भाषा, उनकी लिपि, उनकी सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थान जो है वो स्थापित करने का यहाँ पर अधिकार उनको मिला हुआ है। तो यहाँ पर जो नागरिक है उनको ये सारे जो है वो अधिकार संविधान के द्वारा दिए जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए होते हैं। जैसे अब यहाँ पर जो मतदान का अधिकार है कि वो लोकसभा या फिर राज्यसभा के चुनाव में मतदान करने का उसके पास अधिकार होता है। अगर कोई नागरिक है तो वो चुनाव लड़ने का भी उसके पास अधिकार है, यानी कि अगर कोई चुनाव लड़ रहा है इसका अर्थ है कि वो भारत का नागरिक है। संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का उसके पास अधिकार प्राप्त होता है। वहीं उच्च संवैधानिक पदों की पात्रता, यानी कि वो राष्ट्रपति बन सकता है, उपराष्ट्रपति बन सकता है, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश यानी कि जज बन सकता है, वह राज्यपाल बन सकता है, महान्यायवादी और महाधिवक्ता, यानी कि जितने भी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं उन पर वो जाकर आसीन हो सकता है, बैठ सकता है, अगर वो उसके योग्य है तो। साथ में नागरिकों का भी कर्तव्य है। अब यहाँ पर देखिए ये सारे जो हैं वो नागरिकों को देश अधिकार देता है कि आप यह काम जो है वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नागरिकों के लिए भी कुछ कर्तव्य हैं, मतलब कि अगर आप किसी देश के नागरिक हैं, तो वहां बात हुई थी ना निष्ठा की, तो आपका यहाँ पर फर्ज है कि आपको भी कुछ चीजें देश के लिए करनी है, देश के प्रति करनी है, जिसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। जैसे कि अधिकारों के साथ साथ नागरिकों को कर भुगतान करना होगा, टैक्स देना होगा। मान लीजिए आप टैक्स अगर नहीं देंगे तो फिर देश चलेगा कैसे? देश के पास तो कमाने का कोई साधन नहीं है, तो देश नहीं चलेगा। टैक्स आप नहीं देंगे तो हमारी जो सेना काम कर रही है उसको सैलरी नहीं जाएगी, तो फिर उन लोगों को दूसरा काम करना पड़ेगा, तो फिर देश की सुरक्षा कौन करेगा? तो देश को और मतलब संतुलित तरीके से चलाने के लिए बहुत सारे जो है वो विभाग हैं, उनके कर्मचारी हैं, तो उन सभी को सैलरी की जरूरत पड़ती है। वो सैलरी कहाँ से जाती है? तो आपके टैक्स से जाती है। साथ में यहाँ पर जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, इसका सभी नागरिकों को सम्मान करना होगा। यानी कि आप राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं कर सकते हैं, आप राष्ट्रीय गान का अपमान नहीं कर सकते हैं, इन सब के लिए आपको सम्मान देना होगा। साथ में साथियों देश की रक्षा जैसे कर्तव्य भी यहाँ पर निभाने होंगे, यानी कि जो देश की रक्षा की भी बात आएगी तो भी आपको वो करना होगा। जैसे कि आप सभी को पता है हमारे जो देश के जवान हैं वो हमारी देश की रक्षा ही कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर सोचिए अपनी जान को दांव पर, हथेली पर रखकर यहाँ पर बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, तो वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। तो ये जो है वो नागरिकों के कर्तव्य है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, नागरिकों का कर्तव्य क्या है, नागरिक किसे कहते हैं, विदेशी क्या होता है, नागरिक क्या होता है, और क्या दोनों में डिफरेंस है, विदेशी मित्र क्या होते हैं और विदेशी शत्रु क्या होते हैं। ये आपका जो है वो क्लियर यहाँ पर अच्छे से हो गया होगा। अब साथियों यहाँ पर बात करें भारत की और अमेरिका की, यानी कि इंडिया वर्सेस अमेरिका की, कि यहाँ पर राष्ट्रपति पद की पात्रता के जो सबसे बड़ा डिफरेंस है। आपको पता ही है कि जो क्या कहते हैं अमेरिका है वो अभी लोकतांत्रिक ही है, यानी कि वहां पर भी डेमोक्रेसी है, भारत के अंदर भी डेमोक्रेसी है, भारत के अंदर भी जो है वो लोगों को मत देने का अधिकार है, वहां पर भी लोगों को मत देकर अपने लिए शासन चुनने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है, जैसे कि जो राष्ट्रपति का पद है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है उसकी पात्रता में। मतलब हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव कोई भी नागरिक लड़ सकता है, लेकिन अमेरिका के अंदर जो है वो नहीं हो सकता है, वो उस पर नहीं जा सकता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए भारत में क्या है कि भारत में व्यक्ति जन्म से या फिर प्राकृतिक रूप से
नागरिक बनकर भी राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक है, जैसे कि हम लोग हैं, या फिर कोई व्यक्ति प्राकृतिक रूप से यहाँ पर वो भारत का नागरिक बना है, जैसे कि मान लेते हैं अक्षय कुमार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप सभी ने पीछे बहुत सुना होगा कि अक्षय कुमार कनाडा के हैं, कनाडा के नागरिक हैं, उनके पास कनाडा की नागरिकता है, लेकिन अब उनके पास भारत की नागरिकता हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने कनाडा की नागरिकता छोड़कर अब भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है, जहां तक मेरी जानकारी है। तो यहाँ पर क्या है कि वो भी देखिए, जैसे मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता हूँ, खैर उसके लिए अलग क्राइटेरिया है, मेरी एज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं मतलब नागरिकता के उपलक्ष्य में बता रहा हूँ कि जैसे मैं जो है वो लड़ सकता हूँ राष्ट्रपति का चुनाव, मुझको मनोनीत किया जा सकता है अगर बस नागरिकता को देखा जाए तो क्योंकि मैं जन्म से हूं। लेकिन जो अक्षय कुमार है वो भी यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं, भले ही वो यहाँ पर प्राकृतिक रूप से जो है वो भारत के नागरिक बने हुए हैं, यानी कि वो अन्य चीजों की वजह से जो है वो जैसे कनाडा के बाद वो फिर भारत की नागरिकता लिए हुए हैं, तो वो भी यहाँ पर लड़ सकते हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर साथियों यह नियम थोड़ा अलग है। अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक यानी कि नेचुरल बर्न सिटीजन ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। यानी कि अमेरिका के अंदर जो नागरिक है मतलब जो राष्ट्रपति का पद है उसके लिए चुनाव सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति लड़ सकता है जो कि अमेरिका के अंदर पैदा हुआ हो। यानी कि प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति, जैसे कि आपके सुंदर पिचाई जी हैं, ये अगर चाहें, गूगल के सीईओ, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं, तो ये अगर चाहें कि जाकर अमेरिका में, हाँ ही अमेरिका में, कि वहां के हम राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हो जाएं, तो ये नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर उनका जो जन्म है वो भारत के अंदर हुआ था, वो मूल निवासी भारत के हैं, वो वहां पर गए हुए हैं, और यहाँ पर जो है उनका जन्म अमेरिका के अंदर नहीं हुआ था, इस वजह से वो वहां पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। यानी कि भारत के अंदर आप किसी भी तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त किए हैं तो आप राष्ट्रपति के पद के लिए योग्य हैं, बस आप भारत के नागरिक होने चाहिए। लेकिन अगर आप अमेरिका के अंदर हैं तो आप अगर अमेरिका के अंदर पैदा नहीं हुए हैं तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। यानी कि अगर आप प्राकृतिक रूप से यहाँ पर नागरिकता प्राप्त किए हुए हैं तो आप वहाँ के राष्ट्रपति पद के लिए एलिजिबल नहीं हैं। साथियों, यह एक बेहद ही लोकप्रिय तुलनात्मक प्रश्न है जो बार बार यहाँ पर पूछा जाता है कि जन्म से और प्राकृतिक रूप से नागरिकता के बीच में क्या अंतर है। ये आपके बार बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है, जिसका डिफरेंस समझाने के लिए, जिसको बताने के लिए मैं ये एग्जाम्पल लिया हूं। ठीक है, तो आई होप आपको ये यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब साथियों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नागरिकता जो होती है वो भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एकल नागरिकता और एक होती है कि मतलब कि दोहरी नागरिकता, यानी कि राज्यों की भी नागरिकता, देश की भी नागरिकता, और एक होती है कि आपकी एकल नागरिकता, जैसे कि भारत के अंदर है। अब इसकी अवधारणा क्या है तो समझिए। जैसे भारत के मॉडल को अगर देखा जाए तो जो भारतीय संविधान है यह संघीय है, यानी कि जो भारत का संविधान है वो संघीय है। यानी कि यहाँ पर केंद्र और राज्य इन दोनों की राज्य पद्धति अपनाई गई है। यानी कि केंद्र में अलग सरकार होगी, राज्य में अलग सरकार होगी, दोनों सरकारें अपने अपने हिसाब से यहाँ पर अपना अपना काम करेंगे। ठीक है, इनके कुछ विषय हैं, उनको बांटा गया है, उसके बारे में आगे चलकर डिस्कस करेंगे, उन सूचियों के बारे में आगे चलकर डिस्कस करेंगे। ठीक है साथियों, लेकिन परंतु नागरिकता के मामले में यह केवल एकल नागरिकता है, अर्थात केवल भारतीय नागरिकता है, इसी की जो है वो व्यवस्था है। राज्यों की कोई पृथक नागरिकता यहाँ पर नहीं है। कहने से तात्पर्य यह है कि जैसे आप लोगों को यूपी के होंगे, बिहार के होंगे, मध्य प्रदेश के होंगे, छत्तीसगढ़ के होंगे, कहीं के भी आप हैं, आप ये नहीं कहेंगे कि हम, अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपकी नागरिकता क्या है तो आप यह बात नहीं कहेंगे कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम बिहार के नागरिक हैं, हम पश्चिम बंगाल के नागरिक हैं। आपसे अगर जब कोई नागरिकता की बात करता है तो आप कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज है, एकल नागरिकता का अर्थ यही होता है कि भले ही यहाँ पर केंद्र के अंदर सरकार
केंद्र का भी प्रणाली है, राज्य के अंदर भी अलग सरकार है, राज्यों को भी अपना अलग क्या कहते हैं अधिकार प्राप्त है। लेकिन हम जो है यहाँ पर नागरिक जो है जब कहने की बात आएगी तो वो यही कहेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है। ये नहीं कहेंगे कि हम यूपी के नागरिक हैं, हम बिहार के नागरिक हैं, हम मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, ये चीज नहीं कहेंगे। तो इसका अर्थ यही हुआ कि भारत के अंदर जो नागरिकता है वो यहाँ पर एकल नागरिकता है, यानी कि एकल नागरिकता का जो अवधारणा है वो यहाँ पर भारत के अंदर जो है वो हम लोग मानते हैं। यानी कि भारत के संविधान में एकल नागरिकता का यहाँ पर जिक्र किया गया है। वहीं साथियों अगर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को देखा जाए तो यहाँ पर दोहरी नागरिकता है। जैसे कि अमेरिका के हर व्यक्ति अमेरिका का भी नागरिक होता है, जिससे वह और जिस राज्य में वह रह रहा है उस राज्य का भी नागरिक होता है। अब साथियों इससे राष्ट्र व राज्य की सरकार दोनों के अधिकार मिलते हैं, पर मताधिकार व सार्वजनिक पदों में भेदभाव की समस्या भी यहाँ पर जो है वो पैदा हो सकती है। यानी कि इसके वजह से जैसे अमेरिका है, अमेरिका के अंदर क्या होता है कि वो मान लीजिए कैलिफोर्निया का रहता है तो वो कैलिफोर्निया का भी नागरिक है, उसके बाद फिर अमेरिका का भी नागरिक है और उसको दोनों के ही अधिकार प्राप्त है। हो सकता है कि कैलिफोर्निया में अलग रूल यहाँ पर चल रहा होगा तो उस रूल के हिसाब से उसके पास उसको अधिकार प्राप्त होंगे, वहीं अगर वो अमेरिका का नागरिक है तो उसे उसके हिसाब से भी जो है वो रूल प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर हर व्यक्ति को अमेरिका के अंदर दो नागरिकताएं प्राप्त होती हैं। एक 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 तो ये कि वो उस अमेरिका का नागरिक है, दूसरा वो जिस राज्य में का निवासी है उस राज्य का भी नागरिक है, ठीक है। अब साथियों इससे होता क्या है कि जो मत अधिकार है यानी कि वोट देने का जो अधिकार है और जो सार्वजनिक पद हैं उनके लिए भेदभाव होने लगता है, यानी कि कौन किसके लिए एलिजिबल है, कौन किस पद के लिए एलिजिबल नहीं है, इस पर जो है वो भेदभाव होने लगता है। अब साथियों भारत ने यहाँ पर बात है कि एकल नागरिकता को क्यों चुना, कि जब अमेरिका जैसे देश में जो है वो दोहरी नागरिकता चल रही है तो फिर भारत ने एकल नागरिकता को क्यों सेलेक्ट किया। तो इसका आंसर है कि राज्यों के बीच में भेदभाव की समस्या को दूर करने तथा देश के समान नागरिक अधिकार सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर भारत ने जो है वो एकल नागरिकता को चुना। भारत ने सभी नागरिकों को, चाहे वो फिर जन्म से हो या फिर निवास कहीं भी हो, पूरे देश में समान नागरिक अधिकार जो है वो उसको प्राप्त रहेंगे। यानी कि भारत ने एकल नागरिकता को इसलिए सेलेक्ट किया कि किसी भी प्रकार का मतभेद न हो, वो कहीं पर भी जन्मा हो, कहीं पर भी रह रहा हो, कहीं पर भी घूम रहा हो, हर व्यक्ति के लिए, हर भारत के नागरिक के लिए, व्यक्ति कहना गलत हो जाएगा, हर भारत के नागरिक के लिए एक समान अधिकार पूरे भारतवर्ष में जो है वो होने चाहिए। तो इसी के लिए भारत ने एकल नागरिकता को जो है वो सिलेक्ट किया। अब आप यहाँ पर आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा कि आपके हिसाब से एकल नागरिकता सही है या फिर एकल नागरिकता जो है वो यहाँ पर गड़बड़ है, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर जरूर जो है वो कमेंट में दीजिएगा। अगली चीज कि जो समान नागरिक अधिकार हैं इसके 4 अपवाद भी हैं। मैंने अभी आपको बताया ना कि जो नागरिक के अधिकार हैं कि सभी को एक तरीके की नागरिकता दी जाएगी, मतलब अधिकार दिया जाएगा। जितने भी लोग नागरिक हैं उनको जितनी भी सरकारी नौकरियां आएंगी उन सभी नौकरियों में एक समान जो है वो अधिकार मिलेगा। अगर वो योग्य हैं तो उस नौकरी को ले सकते हैं। लेकिन आपने आरक्षण, रिजर्वेशन का नाम भी सुना होगा। इसी तरीके से साथियों टोटल 4 अपवाद हैं यहाँ पर, जो कि समान नागरिक अधिकार के 4 अपवाद हैं, जिनको कि अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहला है यहाँ पर अनुच्छेद 16, जो कि कहता है कि संसद के द्वारा राज्य विशेष में निवास आधारित नौकरी नियुक्ति की विशेष व्यवस्था की बात यह जो है वो करता है। कि मतलब आपने सुना होगा ना कि भारत के अंदर अगर आप यूपी में आप कभी फॉर्म भर रहे हैं तो आपको अगर आरक्षण का लाभ चाहिए, मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और तब जो है आप वहां पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं ओबीसी कैटेगरी में। अन्यथा अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, यूपी में कोई वैकेंसी आई है और अगर आप यूपी में उस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, भले ही आप ओबीसी से हैं, तो आप यूपी में
उस फॉर्म को ओबीसी कैटेगरी में नहीं भर पाएंगे, क्योंकि आप यूपी के निवासी नहीं हैं। आपके पास यूपी का जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास नहीं है। जबकि हमने तो अभी पढ़ा पीछे कि संविधान में बात की गई है कि आप कहीं के भी निवासी हो, आपका कहीं भी जन्म हुआ हो, आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सबको समान अधिकार मिलेगा। तो फिर ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में जो है वो आगे चलकर अभी डिटेल में जो है वो जिक्र करेंगे। फिलहाल अभी बस आप इसकी भूमिका को समझिए। दूसरा, अनुच्छेद 15 में निवास के आधार पर राज्य द्वारा विशेष सुविधा जैसे कि शैक्षणिक शुल्क में छूट, यानी कि अनुच्छेद 15 में निवास के स्थान पर आधार पर, जैसे कि हम अगर यूपी के निवासी हैं, अगर हमको यूपी की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो वहां पर उसकी फीस में हमको कुछ छूट मिल सकता है, क्योंकि हम जो है वो यूपी के निवासी हैं। तो इसकी बात यहाँ पर करता है, यह भी अपवाद ही है। इसके बाद साथियों अनुच्छेद 19, वहीं जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश व निवास प्रतिबंधित है, जो कि अनुसूचित जनजातियों के हितों में है। यानी कि कई ऐसे राज्य हैं भारत के अंदर, वहां का बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप जाकर निवास नहीं कर सकते हैं। जबकि हमने पीछे पढ़ा कि भारत का संविधान सबको यह अधिकार देता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर वो निवास कर सकते हैं, वहां पे रह सकते हैं, वहां पर व्यवसाय कर सकते हैं आजीविका चलाने के लिए। तो फिर यहाँ पर जो अनुच्छेद 19 है उसमें ये व्यवस्था क्यों की गई है कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनमें उनको प्रवेश नहीं मिलेगा। आपको असम, त्रिपुरा, मेघालय इन जगहों पर आप जाकर निवास नहीं कर सकते हैं। यहाँ के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आप जाकर नहीं रह सकते हैं, उसके लिए जो है वो आपको स्पेशल परमिशन की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज जो है वो इसके अपवाद हैं। वहीं साथियों 2019 तक आपको पता ही है कि जम्मू व कश्मीर के विधायिक व अस्थायी निवासियों हेतु विशेष अधिकार देने का की शक्ति अनुच्छेद 335 माफ करिएगा अनुच्छेद 35A में दिया गया था, जिसको कि फिलहाल तो खत्म किया जा चुका है। यानी कि अब जो है वो आप जम्मू कश्मीर में जाकर रह सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका अधिकार जो है वो नागरिकों को जम्मू कश्मीर के दिया गया था कि वो जो है वहां पर आप जाकर निवास नहीं कर सकते थे, वहां पर आप जाकर जमीन नहीं खरीद सकते थे। तो इस तरीके का जो है वो दिया गया था। तो यह भी यहाँ पर एक अपवाद था। तो ये सारी चीजें हैं जो अपवाद हैं। अब इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा पीऊंगा पानी, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है कि मतलब आप देख ही सकते हैं किस तरीके से बालों से जो है वो पानी मतलब पसीना टपक रहा है। तो थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। तो चलिए पानी पीकर तो हम आ गए हैं, थोड़ा सा वीडियो पॉज कर दिए थे, ये फायदा है, थोड़ा सा लाइव नहीं है तो ये प्रेशर नहीं है कि नहीं मुझको लगातार बोलते ही रहना, इसमें थोड़ा सा पॉज लेकर भी चल सकते हैं। बाकी साथियों गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से मैं इस क्लास को बहुत इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आता रहे, लेकिन मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है कि मन कर रहा है चश्मा न लगाऊं। कुछ देर के लिए हटाते हैं चश्मा, वैसे मैं लगाता नहीं हूँ फिर भी, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा रोशनी होती है कि जिसके वजह से दिक्कत हो जाता है। आइए इस सबसे आपसे कोई मतलब है नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर जो है ऑन है ना वीडियो, ठीक है। यहाँ पर जो है देखिए अभी अभी मैं मतलब पिछले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ, अप्रॉक्स 1 घंटे लगातार बोल चुका हूँ और उसके बाद यहाँ पर फिर बोल रहा हूँ, तो इसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, एनर्जी आपको थोड़ी सी डाउन दिख रही होगी। बट आगे बढ़ते हैं। अब साथियों इन अपवादों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए अब ये जो भी अपवाद हैं इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 16 का जो क्लॉज 3 है, इसमें बात की गई है विशेष निवास आधारित नौकरी की, यानी कि आपके कहाँ पर रहते हैं उसके हिसाब से नौकरी की, निवास आधारित नौकरी की। साथियों संसद में ने सार्वजनिक रोजगार यानी कि निवास के रूप में जरूरत अधिनियम 1957 पारित किया, जिसके तहत गैर राजपत्रित पदों पर आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर, त्रिपुरा के लिए निवास अनिवार्य किया गया। यह अधिनियम 1974 में समाप्त हो गया और अब केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ऐसी व्यवस्था बची हुई है। यानी कि ये है क्या बेसिकली कि जो 1957 के अंदर में एक वो अधिनियम पारित किया जाता है कि संसद ने यहाँ पर एक अधिनियम पारित किया जिसमें कहा गया कि जो सार्वजनिक रोजगार हैं, यानी कि जो यहाँ पर सभी के लिए ओपन जो जॉब्स हैं उनके लिए
निवास के रूप की जरूरत होगी, यानी कि यहाँ पर सिर्फ यहीं के निवासी जो है उस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे उन राज्यों को, ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके, वहां के लोग भी आगे बढ़ सकें। इसके लिए अधिनियम पारित किया था, जो कि आपके आंध्र प्रदेश में था, फिर हिमाचल में था, और उसके बाद मणिपुर में भी था और त्रिपुरा में भी था। यहाँ पर सिर्फ यहीं के निवासी होना अनिवार्य था यहाँ की नौकरियों को पाने के लिए। लेकिन यह अधिनियम 1974 के अंदर में फिर समाप्त हो गया है। लेकिन अभी भी जो आंध्र प्रदेश है और जो तेलंगाना है, यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ के लोग ही यहाँ के जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो यहाँ की स्टेट की जॉब आ रही है तो ये तो 16 का 3 है, इसका आपको समझ में आया होगा कि जो निवास आधारित नौकरी थी इसके बारे में जो चर्चा की गई थी। इसके बाद साथियों अनुच्छेद 15 है। यहाँ पर भी निवास आधारित विशेष सुविधा की बात की जाती है, जिसमें कि आपको अनुच्छेद 15 में ही मूल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव से रोकता है, परंतु राज्य निवासियों को विशेष सुविधा देता है, जैसे कि शैक्षणिक शुल्क में छूट दे सकते हैं, जब तक यह अन्य संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन न करे। यानी कि एक तो अनुच्छेद 15 जो है वो यहाँ पर ये बात को कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, यानी कि भारत के नागरिक के साथ, देखिए मैं बार बार व्यक्ति बोलूंगा, व्यक्ति से तात्पर्य भारत के नागरिक का ही होगा, तो वो धर्म, मूल वंश, यानी कि वो किस धर्म से है, किस मूल वंश से है, उसकी जाति क्या है, उसका लिंग क्या है, या फिर उसके जन्म का स्थान क्या है, या फिर वो कहाँ पर निवास करता है, इसको लेकर भेदभाव नहीं होगी। लेकिन साथ में यह भी सुनिश्चित करता है कि जो कुछ राज्य हैं उनके निवासियों को वो विशेष सुविधा दे सकते हैं। यानी कि अगर कोई राज्य है वो अपने निवासियों को चाहे तो विशेष सुविधा दे सकता है, जैसे कि उनको शैक्षणिक शुल्क में छूट दे सकता है। यानी कि अगर कोई भी उसके यहाँ यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, तो वो ये कह सकता है कि अगर आप हमारे निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, इसके वजह से बायस नहीं होने की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब सिर्फ उदाहरण के समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और मैं अगर चाहूँ किसी यूनिवर्सिटी में लेना, तो मैं जिस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ उस कैटेगरी के लिए जाकर वहाँ पर रिजर्वेशन की बात कर सकता हूँ। मतलब कि वो सरकार अगर कोई ऐसा कानून बना के रखी हुई है राज्य सरकार कि यहाँ पर मान लीजिए ओबीसी को 27% यहाँ पर आरक्षण मिलेगा, SC ST को यहाँ पर इतना इतना आरक्षण मिलेगा, तो उस तरीके के जो है वो काम यहाँ पर कर सकती है। उनको पढ़ाई के लिए जो उनके फीस है उसमें जो है वो छूट दे सकती है और अन्य चीजें यहाँ पर कर सकती है। तो साथियों यह तब तक करेगी कि जब तक कि अन्य संवैधानिक अधिकार जो हैं उनका उल्लंघन नहीं होगा। यानी कि जो अन्य संवैधानिक अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं लोगों को, अगर यह उसका उल्लंघन नहीं कर रहा है तो ये सरकार यहाँ पर कर सकती है। साथ में अनुच्छेद 19 की बात करें तो यह जनजातीय क्षेत्रों के संरक्षण की बात है। साथियों इसी में जो है वो आपके नौकरी की बात की गई है। जैसे आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप तभी आप ओबीसी की कैटेगरी में या फिर SC ST की कैटेगरी का आरक्षण ले सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आप यहाँ पर ये चीज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वहीं साथियों जो अनुच्छेद 19 है उसमें जनजातीय क्षेत्र संरक्षण की बात है, यानी कि निवास व घूमने की स्वतंत्रता जो कि अनुच्छेद 19 में दी जाती है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के हित में जनजातीय क्षेत्रों के प्रवेश में प्रतिबंधित है, यानी कि उनकी संस्कृति, भाषा, संपत्ति व परंपरा के शोषण से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच बनाया गया है। जो अनुच्छेद 19 है जो कि आपको यह अधिकार देता है कि आप भारत के अंदर कहीं पर भी जाकर घूम सकते हैं, कहीं पर भी जाकर व्यवसाय कर सकते हैं, वहां पर निवास कर सकते हैं। जो ये अधिकार आपको अनुच्छेद 19 देता है वो यह भी सुनिश्चित करता है कि आप जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो अनुसूचित जनजातियों का क्षेत्र है, आप उसके अंदर एंट्री न लें। क्यों? क्योंकि अगर आप वहां पर जाएंगे तो फिर उनका जो कल्चर है, उनकी जो परंपरा है, उनकी जो सांस्कृतिक है, उसको जो है उसका शोषण हो जाएगा, यानी कि वो जो है वो फिर खराब हो जाएगी, बिखर जाएगी। तो उसी को बचाने के लिए, उनको शोषण से, उनकी परंपराओं को शोषण से बचाने के लिए जो है यह नियम यहाँ पर लाया गया है। तो आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आई होंगी। बाकी जो 35A था वो तो आप सभी को पता ही है कि संविधान मतलब उसको
समाप्त कर दिया गया है। जो जम्मू कश्मीर के अंदर 2019 में पूर्व विशेष प्रावधान था, 2019 के से पूर्व का जो प्रावधान था कि यहाँ पर अस्थायी निवास की परिभाषा थी, यानी कि 2019 तक जम्मू कश्मीर की विधायिका उन व्यक्तियों को परिभाषित करने के लिए अधिकृत थी जो राज्य के अस्थायी निवासी थे। यानी कि वहाँ की जो विधायिका थी वो, उसके पास ये अथॉरिटी थी कि वो कहे कि हाँ यह जो है इस राज्य के निवासी हैं, जम्मू एंड कश्मीर के निवासी हैं। एक तरीके से समझा जाए, मतलब सिंपल उदाहरण में, तो आप वहां पर जाकर रह नहीं सकते थे। रहने का अर्थ है कि वहां पर आप जाकर जमीन वगैरह नहीं खरीद सकते थे, वहां पर उस तरीके का काम जो है वो नहीं कर सकते थे जो अन्य राज्यों में कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर अस्थायी निवासियों का विशेष अधिकार है था, जैसे कि मतलब पहले था 2019 से पहले, कि वो राज्य सरकार की सेवा में रोजगार, राज्य के अचल संपत्ति को अर्जित करना तथा राज्य द्वारा छात्रवृत्ति या फिर अन्य सहायता प्राप्त करने का इनको जो है वो अधिकार प्राप्त था। ठीक है। वहीं इसके बाद कानूनी अधिकार आधार की बात करें तो जो अनुच्छेद 35A था जो कि अब समाप्त हो चुका है, यह प्रावधान अनुच्छेद 35A पर आधारित था, जो कि संविधान में जम्मू और कश्मीर पर लागू जो आदेश है, जो कि इसके द्वारा राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 के अंतर्गत संविधान में जोड़ा था, जिसे जम्मू एंड कश्मीर के विशेष दर्जा यहाँ पर दिया गया था, उसको अब जो है 2019 के बाद में समाप्त कर दिया गया है। तो ये जो मतलब नियम थे, ये जो अधिकार थे, वो अब यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। अब जो है ये किसी, आप कहीं भी जाकर जम्मू कश्मीर के अंदर रह सकते हैं, वहां पर जाकर जो है वो जमीन खरीद सकते हैं, तो ये सारी चीजें जो है कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ अपवाद थे जिनको कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। 2019 के बाद में क्या बदलाव हुआ, तो नया राष्ट्रपति आदेश पारित हुआ, जिसमें संविधान जो है वो आदेश देता है कि 2019 से में कि राष्ट्रपति के द्वारा विशेष जो दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 35A का, इसको वापस लिया गया है और इस नए आदेश ने पूर्व के आदेश के अधिक्रमित यानी कि ओवरराइड कर दिया, यानी कि उसको जो ये सारे अधिकार दिए गए थे ये यहाँ पर खत्म कर दिए गए। इसका परिणाम क्या हुआ, तो जो जम्मू और कश्मीर के लिए एकल नागरिकता का यह विशेष अपवाद समाप्त हो गया, यानी कि जम्मू और कश्मीर के लिए एकल नागरिकता का यह विशेष जो अधिकार था कि वो वहाँ के नागरिक हैं, वो वाला सिस्टम खत्म हो गया और अब वहाँ भी बाकी देश जैसी समान नागरिक व्यवस्था लागू है। यानी कि अब वो पहले क्या कहते थे कि हम जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, फिर वो कहते थे कहीं पर जाकर कि हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन अब वहाँ के भी लोग जो है वो ये कह सकेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं। अब वो भी जो है उनको जो ये प्राप्त था अधिकार कि वो अपने आप को बता सके कि वो जम्मू और कश्मीर के नागरिक हैं, वो अब खत्म हो गया है। जैसे हम यूपी के नागरिक हैं उसी तरीके से, मतलब जैसे हम यूपी के निवासी हैं वो भी जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, लेकिन वो नागरिक तो अब भारत के ही कहलाएंगे। वहीं साथियों, भारत का समग्र मॉडल यानी कि भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता का उपबंध करता है और कुछ मामलों को छोड़कर एकीकृत अधिकार प्रदान करता है, और यह व्यवस्था भाईचारे व एकता को बनाए रखने के लिए की गई ताकि एक शक्तिशाली भारतीय राष्ट्र की स्थापना की जा सके। यानी कि इसको इसीलिए बनाया गया ताकि एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सके, जिसमें कि, क्योंकि अगर सोचिए कि हर राज्य अपना, अभी भी आप लोग सुनते होंगे कि भाषा के आधार पर महाराष्ट्र में आप कोई यूपी बिहार का व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको कहेंगे लोग कि मराठी क्यों नहीं बोलते हो तुम, महाराष्ट्र में रह रहे हो मराठी नहीं आती है तुमको। तो इस तरीके से उसका शोषण ना हो सके, इन्हीं सारी चीज़ों को हटाने के लिए जो है ये काम किया गया था। लेकिन शायद अभी भी जो है वो कुछ तुच्छ लोग हैं जिनकी तुच्छ मानसिकता की वजह से ये काम होता है, उनको समझ में नहीं आता है कि हम भारत के नागरिक हैं और पूरा भारत एक है, भले ही हम निवास कहीं पे कर रहे हैं, हमारी भाषा जो है वो कुछ भी है। ठीक है। तो इन्हीं सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये उपबंध जो है भारत सरकार के द्वारा या फिर भारत के संविधान निर्माताओं के द्वारा जो है वो किया गया था। अब साथियों बात करें, संविधान में नागरिकता जो है वो भाग 2 में दी गई है, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। अस्थायी उपबंध नहीं है, यानी कि संविधान में नागरिकता से जुड़े अस्थायी व विस्तृत उपबंध नहीं है। यह केवल उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय में 26 जनवरी 1950 भारत के नागरिक बने और इसमें अधिग्रहण एवं नागरिकता की हानि की चर्चा नहीं है। यानी कि जो हमारी नागरिकता का यहाँ पर संविधान में भाग 2 के अंदर जो जिक्र किया गया है 5 से लेकर 11 तक, इसमें संविधान की नागरिकता से जुड़े कोई अस्थाई और विस्तार में इसका कोई उपबंध नहीं किया गया है। इसमें कोई ऐसा चीज नहीं लिखा गया है जिसमें से ये पता चले, इसका मतलब क्लियर कट चीजें नहीं की गई हैं।
इसमें साथियों उन लोगों को पहचान सिर्फ दी गई है जो कि जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तब तक वो भारत के नागरिक बने। इस चीज के बारे में सिर्फ जिक्र किया गया है और इसमें अधिग्रहण एवं नागरिकता की हानि की चर्चा नहीं की गई है, यानी कि अधिग्रहण करना या फिर नागरिकता कैसे खत्म होगी उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है। वहीं दूसरा, लेकिन मतलब ये चर्चा यहाँ पर आगे चल के आपको पता चलेगा कि कैसे भारत की नागरिकता खत्म भी हो सकती है, संसद उसको छीन सकता है, ये सारी चीजें भी है। वहीं संसद के कानून बनाने की शक्ति, यानी कि संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित मामलों की व्यवस्था करने हेतु कानून बनाए। यानी कि संसद के पास ये राइट है, ये अधिकार है, वो ये चीजें कर सकता है कि किसको मतलब जो नागरिकता देनी है किसको देनी है, उसके लिए क्या जो है वो क्राइटेरिया होगा, क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे, उसको कितने दिन भारत में रहना होगा, क्या फॉर्म फिलअप करना होगा, उसका बैकग्राउंड क्या होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं उसके लिए जो कानून बनाने का प्रावधान है, वो अधिकार जो है वो संसद को यहाँ पर संविधान ने दिया हुआ है कि जो संसद है वो इन सारी चीजों को डिसाइड कर सकती है। वही नागरिकता अधिनियम 1955, इस शक्ति के तहत संसद में नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया, जिसमें समय समय पर संशोधन होते रहे हैं, जैसे कि 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2015 में, 19 में ये संशोधन यहाँ पर हुए। यानी कि जो नागरिकता है मतलब जो नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया था, इसमें समय समय पर जो है वो संशोधन भी किए गए हैं। जब जब जरूरत पड़ी है हमें, तो हमने 2003 में भी किया, 2005 में भी किया, 2015 में भी किया, 2019 में भी किया। जब जब हमको ऐसा लगा कि हमें भारतीय संविधान में थोड़ा सा सुधार की जरूरत है, नागरिकता को लेकर कठिन बनाने की जरूरत है, या फिर इसमें कुछ त्रुटि है, या फिर कोई ऐसा बग है जिसका यूज करके जो अवैध प्रवासी हैं वो भारत के अंदर आकर रह रहे हैं, तो उनके लिए जो है यहाँ पर प्रावधान जो है वो किया गया था। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें यहाँ पर समझ में आई होंगी। अब साथियों, जो 26 जनवरी 1950 की बात है, इस समय नागरिकों को नागरिक की 4 श्रेणियां जो हैं वो बनाई गई थी, जिसमें पहला था कि भारत का मूल निवासी, दूसरा था पाकिस्तान से आया व्यक्ति, तीसरा था पाकिस्तान लौट गए लेकिन फिर वो रिटर्न होकर भारत में चले आए, और चौथा था कि भारत के बाहर रहने वाला भारतीय मूल का व्यक्ति। इन 4 कैटेगरियों में जो है वो 26 जनवरी 1950 को नागरिक की यहाँ पर श्रेणियां बनाई गई थी, जिसमें यदि जन्म, जो पहला है कि भारत का मूल निवासी, जो अनुच्छेद 5 में जिसका जिक्र है कि यदि जन्म भारत में हुआ हो या फिर माता या फिर पिता में से कोई एक जो है उसका जन्म भारत में हुआ हो, या फिर जो संविधान लागू हुआ होने के 5 वर्ष पूर्व से वो अगर भारत में रह रहा हो और 3 में से कोई एक शर्त वो पूरी कर रहा हो, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। यानी कि जब संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950, इससे पहले मतलब कि मूल निवासी किसको माना जाएगा भारत का, कि उसका जन्म भारत के अंदर हुआ हो, मतलब कि उसकी जो पैदाइश है वो भारत के अंदर हुई हो, या फिर उसके मम्मी या पापा में से किसी एक का भी जन्म भारत में हुआ हो, तो भी वो भारत का नागरिक का मूल निवासी कहलाएगा। या फिर संविधान लागू जब से हुआ है 1950 से, उससे 5 साल पहले से वो भारत में रह रहा हो, यानी कि 1943-44 में 45 से जो है वो भारत में, 45 से 1945 से अगर वो भारत में लगातार रह रहा है, तो वो जो है वो भारत का मूल निवासी कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि तीनों पूरा करना जरूरी है, लेकिन इन तीनों में से अगर वो कोई एक भी पूरा कर रहा है तो वो जो है वो भारत का मूल निवासी कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल लेके चलता हूं कि मेरा जन्म भारत में हुआ है, तो मैं भारत का मूल निवासी कहलाऊंगा। मान लीजिए कि मेरा जन्म ब्रिटेन में हुआ होता या फिर कहीं पे भी हुआ होता, भारत के जो क्षेत्र है उसके अंदर नहीं हुआ होता, तो भी मैं भारत का नागरिक मूल निवासी कहलाता। कैसे कि मेरे जो मम्मी पापा हैं वो भारत के रहने वाले हैं, ठीक है, उनका जो जन्म है वो भारत के अंदर हुआ था, तो भी मैं मूल निवासी भारत का कहलाता। या फिर अगर मान लीजिए कि मैं बुढ़ा हो गया होता और मेरा जन्म बहुत पहले हुआ होता और कहीं और देश में हुआ होता, लेकिन मैं अगर 1945 में भारत में आके रहने लगा होता और जब 1950 में आपका संविधान लागू हुआ, तब तक मैं 5 सालों की क्राइटेरिया पूरा कर लिया,
तब भी जो है मैं भारत का मूल निवासी कहलाता। कहने का सीधा सीधा अर्थ यह है, अगर कोई भी व्यक्ति भारत में 1945 से रह रहा है, संविधान लागू होने से 5 साल पूर्व जो ये बात की गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत में 1945 से अगर रह रहा है तो वो भारत का मूल निवासी कहलाएगा। या फिर कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके मम्मी पापा का जन्म भारत के अंदर हुआ था तब भी वो भारत का मूल निवासी ही कहलाएगा। या फिर वो उस व्यक्ति का जन्म भारत के अंदर अगर हुआ है तब भी वो भारत का मूल निवासी ही यहाँ पर कहलाएगा। यह जो है अनुच्छेद 5 के अंदर जो है वो जिक्र इसका किया गया है। ठीक है, इसमें बहुत सारी कमियां थी। इस हिसाब से मान लीजिए कि कोई अमेरिका का रहने वाला निवासी हो और जब उसके बच्चे का मतलब डिलीवरी होनी हो तो वो आके भारत में हो जाए, उसका बच्चे की पैदाइश भारत में हो जाए, वो घूमने मान लीजिए आया, उसके बच्चे की पैदाइश भारत में हो गई, तब तो फिर वो इस हिसाब से तो भारत का मूल निवासी कहलाने लगेगा, जबकि ये तो गलत चीज हो गई। तो ये दिक्कत जो है वो इसके अंदर थी, आगे चल के इसमें सुधार भी हुए हैं। अच्छा, दूसरा, जो पाकिस्तान से आए व्यक्ति थे, यानी कि यदि माता पिता या फिर दादा दादी अविभाजित भारत, यानी कि जब भारत और पाकिस्तान एक था उसमें पैदा हुए हों और 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुए हों, यानी कि 19 जुलाई 1948 से पहले वो पाकिस्तान से भारत आ गए हों, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो मान लीजिए कि उस समय के पंजाब के अंदर, जो कि पाकिस्तान के अंदर है इस समय, उसमें वो पैदा हुआ हो, या फिर उसके मम्मी पापा पैदा हुए हों, या फिर उसके दादी दादा उस समय वहां पे पैदा हुए हों, और वो जो है 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में चला आया हो, यानी कि जो भारत की सीमा जो बनाई गई थी उसके अंदर आके रहने लगा हो, तो उसके बाद जो है वो स्थानांतरित हुआ हो तो उसका पंजीकरण आवश्यक था और 6 महीने के निवास शर्त सहित था, यानी कि सामान्य निवास उसका पर्याप्त हो, जो उसका सामान्य निवास है वो होना चाहिए, या फिर उसके बाद स्थानांतरित हुआ हो तो उसका पंजीकरण आवश्यक था, यानी कि अगर वो उसके बाद भी आया हो तो उसका जो है वहां पर रजिस्ट्रेशन होता था, तो वो रजिस्ट्रेशन हुआ है और वो 6 महीने का जो है वो निवास की शर्त पूरा करे, यानी कि अगर वो भारत के अंदर 6 महीने रह जाए तो वो भारत का नागरिक हो जाता था। वहीं तीसरा कि पाकिस्तान गए पर वापस लौट आए। मान लीजिए कुछ लोगों को चुल मची थी कि नहीं हम तो पाकिस्तान में जाके रहेंगे, पाकिस्तान बहुत अच्छा है, तो वो लोग पाकिस्तान चले गए, लेकिन जब वहां की व्यवस्था वो सब देखे तो उनको लगा कि अरे ना यार, भारत ठीक था, चलो चलो जल्दी चलो, हम भारत चलते हैं और वहां की नागरिकता ले लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर नियम बनाया गया था कि 1 मार्च 1947 के बाद में भारत से पाकिस्तान गया व्यक्ति यदि बाद में पुनर्वास हेतु भारत लौट आए तो पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 महीने के निवास पर नागरिक बन सकता था। यानी कि कोई व्यक्ति जिसको चुल मची थी कि उसको पाकिस्तान में जाके रहना है, तो वो भारत छोड़कर पाकिस्तान गया, जब वहां पर देखा कि भैया ये सब तो काट पीट रहे हैं, सब मार पीट रहे हैं, सब देश चलाने का कुछ पते नहीं है कि कैसे चलेगा, जबकि भारत बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, भारत बढ़िया दिख रहा है, तब उसको समझ में आया कि अरे यार नहीं, ये तो गलती हो गया, भारी मिस्टेक हो गया हमसे, चलो भाग के चलते हैं, भारत चलते हैं और वहां की नागरिकता लेते हैं। तो उसके लिए एक प्रावधान था कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर 1 मार्च 1947 के बाद भारत अगर लौट आ रहा है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। उसको सिर्फ एक काम करना होगा कि पंजीकरण कराना होगा, अपना एक प्रार्थना पत्र देना होगा, पंजीकरण प्रार्थना पत्र, और उसके बाद वो 6 महीने भारत में रहेगा तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये था। चौथा था कि भारत के रहने वाला भारतीय मूल का व्यक्ति, यानी कि जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में तो पैदा हुए हों पर वह भारत के बाहर रह रहा हो, वह भारतीय दूतावास कूटनीतिज्ञ के माध्यम से पंजीकरण हेतु आवेदन कर नागरिक बन सकता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति था जो कि आजादी के समय में वो भारत में नहीं रह रहा था, वो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारत के अंदर नहीं रह रहे थे, वो भारत के तो थे बट वो भारत से दूर किसी विदेश में कहीं पे कुछ काम कर रहे थे, तो अगर उनको भारत की नागरिकता चाहिए होगी तो उस समय यह प्रावधान था
कि अगर उसके मम्मी पापा या फिर दादा दादी भी अगर भारत के अंदर पैदा हुए हैं, तो वो जो उस वह देश है उसके अंदर जो दूतावास है भारत का, वहां पर जाए, वहां पर उनको बताए, जो साक्ष्य है वो प्रस्तुत करे कि हाँ मेरे मम्मी पापा या फिर मेरे दादा दादी वो भारत के अंदर पैदा हुए हैं। तो फिर उसके बाद जो है उसको भी नागरिकता यहाँ पर दे दी जाती थी कि ठीक है आप भी जो है वो भारत के निवासी हैं, यानी कि वो भारत का ही रहने वाला था लेकिन वो विदेश में रह रहा था उस समय, और उसके मम्मी पापा ये दादा दादी में से कोई भी भारत के अंदर पैदा हुआ था, तो वो उस समय वहाँ के दूतावास से उस जिस देश में रह रहा है वहाँ पर जो भारतीय दूतावास था वहाँ पर जाकर संपर्क करके वहाँ पर जो है ये हासिल कर सकता था कि वो भारत का जो है वो नागरिक है, उसको नागरिकता यहाँ पर दे दी जाती थी। साथियों टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है और आगे क्लास चलने वाली है, तो इसके वजह से नागरिकता संबंधी और जो अन्य संवैधानिक प्रावधान है यहाँ से लेकर और बाकी की जो चीज़ें हैं यहाँ पर, जो किस तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, किस तरीके से खोई जा सकती है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम आपको कल जो है वो पढ़ाएंगे और विस्तार से ही इसी तरीके से समझाएंगे। मुझको पता है आप लोग बहुत लोगों को लग रहा होगा कि फालतू चीज़ें हैं, लेकिन बस एक बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंटेंट में कितनी गहराई थी और कितने काम का था। शायद ये कंटेंट पढ़ने के बाद आपको कभी पॉलिटी जो है वो पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। ठीक है, मिलते हैं साथियों कल, आपको वीडियो मिल जाएगा 7 बजे। बाकी वीडियो कैसा लगा अगर कोई सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर रखिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।